और उसकी जगह लगाया है कि उस कैबिनेट का एक कैबिनेट मंत्री होगा। तो 3 में से 2 तो सत्ता पक्ष के होंगे और 1 आरोपी होगा। तो निश्चित रूप से ये इसको चुनाव को स्वतंत्र होने से रोकने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कॉर्पोरेट के पैसे से निश्चित रूप से जब कॉर्पोरेट ये इलेक्टोरल बॉन्ड समाप्त कर दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, तो फरवरी में कैबिनेट ने टाटा कंपनी को ये सेमीकंडक्टर के 2 कारखानों के लिए 44,203 करोड़ रुपए सब्सिडी के नाम से देने का काम किया और उसका नतीजा यह आया कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले टाटा कंपनी ने 758 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे उनमें भी 80-85% सत्ता पक्ष के आने का काम किया है। इसलिए आज सुधार जब भी हो सकता है, निष्पक्ष हो, कॉर्पोरेट पैसे पे पाबंदी लगे और आप फंड से पैसा इलेक्टोरल के लिए दिया जाए, वरना कॉर्पोरेट का जैसे राजस्थान में कहावत है कि जिसकी खाए बादरी उसकी बजाय हाजरी। अगर पैसे कॉर्पोरेट के पैसे से कोई पार्टी चुनाव लड़के आएगी तो निश्चित रूप से जीतने के बाद उसी के लिए कानून बनाएगी, उसी के लिए सेवा करने का काम करेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष चुनाव हो और ये जब टेक्नोलॉजी में एडवांस देश जो हमारे से आगे हैं वो वापिस ब्लड पेपर पर आ गए, तो ये ईवीएम मशीन जिसपे पूरे देश में आज है और यही भारतीय जनता पार्टी 15 साल पहले कह रही थी ईवीएम खराब है, अब यह खुद जीत गए, मीठा मीठा हाउ अब खारा खारा तू। इसलिए मेरा निवेदन है ये लोगों में विश्वास जनतंत्र में होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का जनतंत्र है, इसलिए मैं इस एसआईआर का पार्टी की ओर से विरोध करता हूं। धन्यवाद, आपने समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आज इस सदन में खड़े होकर कहना चाहता हूं कि बिहार डेमोक्रेसी ऑफ मदर, वही बिहार आज सबसे गहरे चुनाव संकट से गुजर रहा है महोदया। जिस धरती ने लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और भागीदारी की चेतना को जन्म दिया, वही बिहार आज चुनावी धांधली, मतदाता दमन और सरकारी मशीनरी के खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग का सबसे बड़ा शिकार बना महोदया। महोदया गलत सही बताते रहिएगा, आप ही बोलिएगा जो सब सही है। महोदया अभी चर्चा कर रहे थे, माननीय मंत्री ललन बाबू बता रहे थे, परिवारवाद की बात बोल रहे थे, चर्चा चुनावी सुधार पर थी। और परिवारवाद अगर देखना है तो पहले अपने घटक दल के जितने भी लोग हैं बिहार में वो झांक ले। हमने कहा वो बिहार आपका एनडीए गठबंधन परिवारवाद की बात कर रही है। उसी एनडीए गठबंधन में मैंने देखा कि एक पति जो है अपनी पत्नी को सिंबल दे रहा है और एक समधी जो है अपनी समधन को सिंबल दे रहे हैं। एक ससुर जो है वो अपनी पुतोह को सिंबल दे रहा है, तो एक मामा जो है वो अपने भगना को सिंबल दे रहा है। और यही नहीं महोदय, परिवारवाद, यहीं पर उन लोगों ने परिवारवाद को नहीं रोका। जब इस सरकार की गठन हो रही थी, शपथ ग्रहण हो रहा था, तो जो किसी सदस्य के मेंबर भी नहीं है उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है, उनको मंत्री बनाया जा रहा है। और ये परिवारवाद की बात आप बोलते हैं महोदय। हमारे अरुण भाई जंगल राज की बात बता रहे थे। जंगल राज जब परम बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव बाबू ने एक नारा दिया था, 100 में 90 शोषित है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट पे
90 भाग हमारा है। उसी विचारधारा को लेकर परम आदरणीय समाजवाद के प्रोधा लालू प्रसाद यादव जी जब 1990 में सत्ता में आए तो जो भेदभाव था, ऊंच नीच, छुआछूत का जो वातावरण था, जो गरीब गुरुओं का जो दमन होता था, उसके विरुद्ध उन्होंने वो व्यवस्था परिवर्तन की बिहार में लड़ाई लड़ी। अगर उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई समाजवाद के प्रोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं लड़े होते तो आज हमें इस तरह का सुंदर बिहार देखने को नहीं मिलता साथी, देखने को नहीं मिलता, जिसे ये जंगल राज कहते हैं। आप 2005 से तो सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में हैं, 20 साल से सत्ता में रहते हुए भी आज भी आप जंगल राज करते रहते हैं। इसलिए साथी हम एक जरूर बात कहना चाहेंगे, चुनावी सुधार पर चर्चा है। माननीय महोदय, बिहार में अभी चुनाव हुई, वीवीपैट निमित्ताओं ने लोकतंत्र का भरोसा तोड़ा है महोदय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के मतदान के बाद समस्तीपुर के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में KSR कॉलेज के पास सड़क किनारे बड़ी संख्या में वीवीपैट स्लिप फेंकी हुई पाई गई। यह दृश्य कई वायरल वीडियो में पूरे देश ने देखा। चुनाव आयोग ने बाद में कहा कि यह मॉक पोल की स्लिप थी। महोदया, यदि यह स्लिप इतनी ही बेअर्थ थी तो फिर संबंधित अधिकारियों को निलंबित क्यों किया गया, क्यों उन पर FIR की गई? यही तो सबसे बड़ा सवाल है महोदया। अगर प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित थी तो फिर यह लापरवाही किसकी थी और यह सामग्री सड़क पर कैसे पहुंची? यह घटना साफ करती है कि चुनावी प्रक्रिया में गंभीर गड़बड़ियां हो रही थी और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं महोदया। हम एक दो बातों का जिक्र करना चाहेंगे। आचार संहिता उल्लंघन, आचार संहिता लागू हुई 6 अक्टूबर को। उसके बाद सरकार ने चुनाव के बीच में 10,000 की राशि महिलाओं के खाते में भेजी, तकरीबन 40,000 करोड़ रुपया। महोदया, 17 अक्टूबर, 2 नवंबर और 7 नवंबर 2025 को 3 किस्तों में भेजी गई। यह सीधे सीधे आचार संहिता की धारा 7 का उल्लंघन है, जो आर्थिक लाभ बांटने पर रोक लगाती है। क्या यह खुलेआम वोट खरीदने का सरकारी इंतजाम नहीं था महोदया? क्या चुनाव आयोग को यह दिखाई नहीं दिया, यह दिखाने की अनुमति नहीं थी? महोदया, इसी तरह जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेव का आशा कार्यकर्ताओं पर अभूतपूर्व दबाव डाला। 19 अक्टूबर से 16 नवंबर तक कई जिलों में सरकारी अधिकारियों ने कहा फंड तभी मिलेगा जब किसी एक दल के साथ आप उनका समर्थन करोगे। महोदया, हम 1 मिनट टाइम लेंगे। इन सब के बीच चुनाव आयोग की भूमिका सबसे बड़ी चिंता का विषय रही महोदया। वीवीपैट की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। 10,000 रुपए के ट्रांसफर पर कोई नोटिस अभी तक आयोग के तरफ से जारी नहीं की गई है। हम जरूर ये कहेंगे महोदया, यह जनादेश नहीं था, यह जनादेश का प्रबंधन था महोदया। हमारे कांग्रेस पार्टी और जितने भी विरोधी दल के साथियों ने जो मांग की है, हम आग्रह करेंगे सरकार से कि आप ईवीएम को खत्म करते हुए आप बैलेट पेपर में चुनाव करा करके आप देख लीजिए आप में कितनी ताकत है। आपने बिहार तो जीतने का काम किया है, बंगाल में अभी चुनाव है, आप में अगर दम है तो आप बंगाल में बैलेट पेपर के साथ चुनाव करा करके देख लीजिए, उसके बाद आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी। हम ये जरूर कहना चाहेंगे महोदया, हम ये जरूर कहना चाहेंगे, बिहार की मिट्टी ने हमेशा अत्याचार को रोकने का काम किया है। आप बताते हैं हम बिहार में भी बैलेट काउंटिंग में 143 सीट पर जीते हुए हैं महोदया, 143 सीट पर। ये बैलेट पेपर पर कौन वोटिंग करते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं। 143 सीट पर महागठबंधन की जीत बैलेट पेपर में होती है और ये तकनीकी और प्रबंधन से आज ये कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टी बन करके 202 सीट पर जीते हैं। हम मांग करना चाहेंगे महोदया, हम लोकतंत्र को फिर से मजबूत करेंगे बिहार में
और बिहार की असली आवाज बन करके निश्चित तौर पर हम वापस आएंगे। और आने वाला समय निश्चित तौर पर आपको भी देख रहा है और हमें भी देख रहा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपने हमें समय दिया। लोकतंत्र जिंदाबाद, जय अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी। महोदय, आपने चुनाव सुधार जैसे विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने इस पर प्रकाश डालने का काम किया है। मेरा भी ये मानना है कि हमारे देश के लोगों को बड़े संघर्षों के बाद लोकतंत्र मिला है। हमारे देश में पहले राजाओं का राज था, अंग्रेज आए, उन्होंने भी उन्हीं राजाओं के द्वारा ही शासित करने का काम किया। आज़ादी के बाद जब इस देश को नया संविधान बनाने का अवसर मिला तो हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने ये फैसला किया कि अब इस देश में लोकतंत्र होगा, यानी जनता का जनता के लिए शासन होगा। और उसके लिए संविधान बनाने का काम किया गया। हर नागरिक को जो उस समय 21 वर्ष की आयु रखता था, वोट देने का अधिकार दिया गया। बाद में 21 वर्ष को 18 साल किया गया। मेरा ये मानना है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपने सामाजिक और आर्थिक लक्ष्य वैध मार्ग से प्राप्त करना होगा। उन्होंने इस बात को भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस पर अमल करने वाले अच्छे ना हो तो उससे जनहित ना होगा, और यदि अमल करने वाले अच्छे हों तो बुरा विधान भी हितकारी हो सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी उस लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करके इस देश में लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। और जिस तरह से संविधान को, ये पूरी तरह से संवैधानिक संगठन को, और इसका सबसे बड़ा परिमाण है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला देने का काम किया। फैसला ये दिया कि हमें जब चुनाव आयोग, जिसको हमारे संविधान ने पूरा अधिकार दिया चुनाव संचालन का, उसके लिए उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग ही निष्पक्ष होगा तभी निष्पक्ष चुनाव होगा। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जब तक नई विधि नहीं बनती है तब तक एक नेता विरोधी दल, एक प्रधानमंत्री और एक सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश उसमें मेंबर होंगे और जिनके द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति होगी। आनन फानन में विधि बनाकर न्यायालय के जो न्यायाधीश की जगह पर प्रधानमंत्री द्वारा चयनित एक कैबिनेट मंत्री रखकर इन्होंने इस बात का सुनिश्चित करने का काम किया कि चुनाव आयोग कठपुतली बनकर रहे, और उसका जीता जाता उदाहरण आज देखने को मिला। माननीय अध्यक्ष सभापति महोदया, मैंने स्वयं देखा है, मैंने बाई इलेक्शन देखा है। आप इस लोकतंत्र की खूबसूरती के चलते जो इन लोगों ने नफरत फैलाने का काम किया था, उससे प्रभावित होकर इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने ये फैसला किया कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से जाना चाहिए। और अयोध्या मंडल में 5 लोकसभा सीटें हैं, पांचों पर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके एक नया संदेश देने का काम किया था कि अब इस देश में सांप्रदायिकता नहीं चलेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब वहां उपचुनाव हुआ, मैं जिस सीट से जीतकर आया, मैं विधानसभा में सदस्य था। मैंने 45 वर्ष से 1980 से लगातार सक्रिय राजनीति में रहा हूं। मैंने 45 वर्षों में इतना भ्रष्टाचार, इतना बेईमानी और इतना जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, मैंने कभी भी सरकार में देखने का काम नहीं किया। मेरी कटहरी विधानसभा क्षेत्र से मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। मैंने देखा कि वहां पर डीएम, एसपी, ये सारे लोग मिलकर गांव-गांव में 2-2 सिपाही नियुक्त किए गए जो मतदाता सूची को छांटने का काम कर रहे थे, हमारे मतदाताओं को वहां से निकालने का काम कर रहे थे। इसके बाद से प्रधान और बीडीसी सदस्य
जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, आंगनबाड़ी कातरी इसके से लेकर शिक्षा मित्र तक, उनको जो है प्रभावित करने का काम किया, धमकी देने का काम किया। डीएम स्वयं 25-30 गाड़ी लेकर जाता था बूथ पर, बूथ जांच के नाम पर, और उस तरह से बूथ जांच के नाम पर जिस तरह से वहां पर सभी को धमकी देने का काम करता था, उसको मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसको भी हमने देखने का काम किया है। इस तरह से और बार बार शिकायत करने के बाद भी हमारे जो बूथ के एजेंट थे उनको धमकी दिया जा रहा था कि ये बाई इलेक्शन से सत्ता नहीं परिवर्तित होगी, इसलिए बूथ पर दिखाई न पड़ना। पुलिस वाले धमकी देने का काम कर रहे थे। एक एक गांव से 28 गांव से मोटरसाइकिल लाकर सड़क थाने में बंद करने का काम किया जा रहा था। जिस तरह से वोट के लूट को देखा, इल्फातगंज एक टाउन एरिया है, 24 बैरिकेडिंग लगाकर हमारे मतदाताओं को निकलने का नहीं देने का काम किया। तो इसलिए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है, ये सत्ता का और धन्ना सेठों का मिली भगत का चुनाव है। एक एक लोकसभा में 100 करोड़ 150 करोड़ चुनाव में पैसा खर्च हो रहा है। जब तक इसको समाप्त नहीं किया जाएगा, लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। इसलिए मेरा जो सुझाव है, सबसे पहला सुझाव है, माननीय अध्यक्ष महोदय कह रहा हूं, एक तो ये सुझाव है कि स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूची कॉमन बनाई जाए। किसी मतदाता का नाम शामिल होने के बाद केवल उसके मृत्यु पर या उसके द्वारा आवेदन करने पर कि हम कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, तभी उसका नाम हटाने का काम किया जाए। सरकार के द्वारा कोई नई घोषणा चुनाव के 1 वर्ष पूर्व के बीच में न किया जाए या किसी तरह से डायरेक्ट फंड न दिया जाए। 1 साल कम से कम पहले से ऐसा करने का काम किया जाए। चुनाव आयोग की नियुक्ति में जैसा माननीय तिवारी जी ने प्रस्ताव किया है, उसके आधार पर करा जाए। चुनाव की उस खर्च की प्रतिपूर्ति स्टेट फंड से किया जाए। आज हम जैसे लोग, मैं माननीय महोदया, जब मैं पहला चुनाव 1991 में लड़ा विधानसभा का, मेरे परिवार के लोग आए, मुझे 500 रुपया केवल चंदा घर से दिया था, और उस 500 रुपए के बल पर मैंने आम जनता के सहयोग से लड़ने का काम किया। लेकिन आज जिस तरह से हमें पैसे की इंतजाम करना पड़ता है, तो इसलिए इसका फंडिंग स्टेट फंड से किया जाए, या तो चुनाव में मिलने वाले चंदे पर इनकम टैक्स से मुक्ति करने का काम किया जाए। मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से, जैसे ही हमारी उम्र 18 साल होती है, ये चुनाव आयोग का कर्तव्य है। और इसमें जो ये नियमावली बनी है 1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें इस बात का दिया गया है, हमारे संविधान में भी इस बात का है 326 में कि हमें इस आधार पर मतदान करने से वंचित नहीं किया जा सकता, या मतदाता सूची में अब हमारा नाम शामिल करने से रोका नहीं जा सकता कि हमने आवेदन नहीं किया है। हम 18 साल की उम्र के हो गए, हमारा नाम अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। दूसरा एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी रामपुर में एक माता पर, एक महिला पर FIR हो गया। इसलिए FIR हो गया कि उसके बेटे विदेश में थे, उन्होंने SIR फार्म भर दिया। हमारी जो ये नियमावली है 20 का, इसके अनुसार ये दिया गया है कि अगर कोई बाहर रहता है, 21 का के परंतु का के अनुसार, कि अगर कोई बाहर भी रहता है तो उसका नाम, अगर वहाँ का वो नागरिकता नहीं हो गया, अगर वो विदेश का नागरिकता स्वीकार नहीं किया गया, तो इस आधार पर कि वो विदेश में नौकरी कर रहा है, यहाँ से नाम काटा नहीं जा सकता। उसका अनिवार्य रूप से जहाँ से उसका पासपोर्ट है वहाँ की मतदाता सूची में नाम रहेगा। इस तरह से अधिकारियों के बल पर केवल ये चुनाव जीतना चाहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगर लोकतंत्र को आप बचाना चाहते हैं तो अनिवार्य, इसके साथ साथ अभी हमें जानकारी मिली, जो ये मैपिंग कर रहे हैं, उस मैपिंग में 2003 से जो मैपिंग कर रहे हैं, एक ऐप का प्रयोग किया जा रहा है। हमें सुनने में आया है
कि वो आईपिंग करने वाली जो संस्था उसको चयन किया गया है जिसने इनको इलेक्टोरल बॉन्ड देने का काम किया है। इसलिए इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या वो उसी तरह का है, नहीं है, ये इसकी हमें जानकारी मिलनी चाहिए। ऐसी चर्चा सुनने में आई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये चाहूंगा कि हमें अगर लोकतंत्र को बचाना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग, मैं ऐसे परिवार से आया हूं, मेरे माँ बाप दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, हम शुद्ध किसान के लोग। आज अगर इस तरह की व्यवस्था रहती जिस तरह से आज पैसे का चलन हो गया तो हम विधानसभा या लोकसभा में न आ पाते। आज अगर हम आने का काम कर पा रहे हैं तो उस कारण है कि हमारा लोकतंत्र उस समय मजबूत था। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि तुरंत इसमें सुधार करने का काम किया जाए और निश्चित रूप से ये जो हमने सुझाव दिया है इसको माना जाए। धन्यवाद। अभी तो जीत के आए हो ना आप। श्री मिथुन रेड्डी, पीवी मिथुन रेड्डी। Thank you, sir. Elections are like the cornerstone of our democracy. The integrity with which the elections are being held is paramount. Sir, the elections should be held in the true spirit of the democracy. The elections process should be such that both the winners and losers should have complete trust in how the process has been done. So there have been a lot of doubts and a lot of issues. And like every other party, we represented to the Election Commission of India. Sir, there have been some issues which we have raised. I will just mention 2 or 3 issues which we have raised. In Andhra Pradesh, 3,38 lakhs votes were polled, sir. And the polling started at morning 7 o'clock until 6 in the evening. But after 6 o'clock, surprisingly, 15% of votes were recorded. That is, out of 338, 51 lakh votes were recorded. Never it has happened in the history of Andhra Pradesh, not even in 19, not in 14. So we are unable to understand how this sudden surge in voting happened after 6 o'clock. And similar complaint was there even in Orissa, sir. So we'd like to know how such things are happening suddenly. And in another instance, sir, whatever complaints, okay. In other, sir, there's another, whenever we give complaints, sir, whenever we have given complaints, nothing has been done, sir. I'll just give an example. So in Vijayanagaram, in polling station 9 and polling station 4, our former MP gave a complaint, sir. He found that during the day of the counting, the battery charge of the EVM was 99%. On the day of the polling, the battery charge was 60%. How did this charge mean? How did the charge go up? We raised a complaint. There was no response. We asked for the CCTV footage of the strong room. It was not provided. We asked for the VVPATs. They said it had been burnt and destroyed. Sir, such is the thing. There was no response at all. And when we asked for verifying these particular EVMs, they said this particular EVMs will not be given for verification. Another set of EVMs were provided for verification. So such is the bad response we got from the officers. And there was no point in raising the complaint also. And mock polling was conducted on some other EVMs, not on the EVMs which we complained, sir. And there's one more peculiar issue I would also like to raise. For example, in Hindupur Assembly, there's one particular polling station, 28, where we had elections on the same day, sir, for the parliament and for the assembly. Sir, we polled 472 votes for parliament. Our party got in that particular booth. There we've been winning for the past 30 years, right from the local body elections to everything. And in the assembly election, we just got 1 vote, sir. We had 5 agents in the booth, and their family members itself constitute for 30 votes. We are unable to understand how for 472 votes we polled on the same day, same time for parliament, and for assembly was getting just 1 vote. So throughout the world, everybody is coming back to paper ballot. Sir, even the US president himself said we are coming back to the
paper ballot from EVMs. 92% of all the US elections are happening on paper ballot. Even Elon Musk, who is himself an expert, he himself, a technical expert, sir, basically, he himself said that EVMs are easily, they can be hacked. And there are many countries which have come back, sir, from EVMs to paper ballot. For example, you see Netherlands. In 2006, 2007, they came back to paper ballot. There were like live demonstration on TV how they hacked the EVMs. And even in Germany in 2009, Germany also, they came back to paper ballot. And even Ireland, even Paraguay, Finland, and our neighbor Bangladesh also has come back to paper ballot, sir. Sir, we also would like to draw your attention throughout Europe. If you take UK, Turkey, Sweden, all the developed nations who are well developed and who have very good technical capabilities, they are still using paper ballots. Sir. They doing this to dispel any doubts. Sir, our party has won with EVMs in 19 and we lost with EVMs in 24. My 3 elections we won with EVMs, sir. But still I have some doubts and I want to dispel these doubts. The government should act and take everybody's suggestion, and we should come back to paper ballots, sir. That is our request. And sir, we would like to make some suggestions. One is that we want the paper ballot system to be back, and the second point is, sir, we are okay with SIR or we are okay with any vote division, any process, as long as all sections of society are comfortable with it. And third, all parties should have access to webcasting, sir. There should be webcasting in all the polling booths, and webcasting should be accessible to any booth. The CCTV footage of any booth should be available to any party, and the election should be held in a transparent process. Thank you very much, sir. Sri Rahul Gandhi. Thank you. Thank you, Speaker, sir, for letting me speak on this really important matter. Speaker, sir, have you ever wondered why Mahatma Gandhi laid such emphasis on Khadi? Why was it that he framed the entire Indian freedom struggle around the concept of Khadi? And why is it that he only wore Khadi? Because Khadi is not just a cloth. Khadi is the expression of the people of India. It is the imagination, it is the sentiment, it is the productive force of the people of Aaj Pehnao Khadi. It is the expression of the people of India. Speaker, sir, whichever state you go to, you will find different fabrics. There's the Himachali cap, Assamese gamcha, Banarsi sari, Kanchipuram sari, Naga jacket, and you will find that all these fabrics represent the people. When the people of Assam give you the gamcha, they're not just giving you a piece of cloth. They're giving you an expression. They're giving you a piece of their history, their tradition, their future, their imagination. It's the same when the Nagas wear that jacket. When they come and see us, they make us wear the jacket because they want us to be embraced by the fabric. But Speaker, sir,
These fabrics are beautiful. But if you look slightly deeper and you look closely at the fabric, you will find that each one of them has thousands of little threads embracing each other. A Kanchipuram sari might have a golden thread, but the golden thread means nothing without the green thread or the yellow thread near it. The other thing to notice about the sari or any other fabric is that all the threads are equal. No one thread is superior to another thread. They all come together. The threads cannot protect you. The threads cannot keep you warm. But when they come together as a fabric, they can keep you warm, they can protect you, they can express what you have in the heart. Speaker, sir, in the same way, our nation is also a fabric. It's a fabric made up of 1.4 billion people, and the fabric is woven together by the vote. Let me repeat it. It is a fabric of 1.5 billion people, and it is woven together by the vote. Everything that we see, in fact, this house where I'm standing today, the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas across the country, Panchayats across the country, none of them would exist if the vote did not exist. We talk with great pride about HAL, BHEL, ONGC, Tejas, Chandrayaan. We have a list of things we say. Not one of those would exist without the vote. Speaker, sir, it is the idea that every thread, every person in the Union of India is equal that disturbs my friends in the RSS. They are happy to see the fabric, but they cannot stand the idea that every single person in the fabric of our country, regardless of what religion they come from, regardless of what community they come from, regardless of what language they speak, should be equal. Because they fundamentally do not believe in equality. They believe in a hierarchy, and they believe that they should be on top of that hierarchy. Speaker, sir, on the 30th of January, 1948, 3 bullets pierced the chest of Mahatma Gandhi. Nathuram Godse assassinated the father of our nation. Today, our friends do not embrace him. Today, our friends have pushed him away. He's an uncomfortable truth. But that's not where the project ended. You see, as I said, everything has emerged from the vote. All the institutions have emerged from the vote. So it's obvious that the RSS has to capture all the institutions that have emerged from the vote. So the project, after Gandhiji's assassination, the next step of the project was the wholesale capture of India's institutional framework.
So what is this, sir? सर अभी नहीं पढ़ना होगा आज I'm doing. Relax. मैं बुलाता हूँ, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, So, प्लीज। sir, आप बोले पर हाथ मत जोड़े। sir, these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. कितना खादी पहनते थे थोड़ा बता दे So these are uncomfortable truths, but they have to be spoken. My friends don't like the connections I'm making. They're disturbed by them. It's obvious. Speaker, sir, so after the father of the nation was assassinated, his vision of an equal India, of an India where institutions belong to the people, had to be destroyed. And so the process started, and the RSS attempted to capture one institution after the other. And I will give some examples so that it is crystal clear that this is the case. Everybody knows how vice chancellors are placed on top of Indian universities today. Every single person knows this. You go to any university, you speak to any youngster in India, he will tell you that it does not matter whether the professor has qualifications, it does not matter whether the professor has a scientific temperament. The only thing that matters is the professor belongs. माननीय सदस्य, एक मिनट, माननीय सदस्य, चुनाव सुधारों पर चर्चा हो रही है। सर, ये मैं उसी पे कर रहा हूँ। आप किसी भी संगठन का नाम जो इस हाउस में उसका नाम ले लें। नो, एलओपी है तो इसका मतलब ये नहीं है। एलओपी का मतलब नहीं, आप जनरल बात बोलो। आप राष्ट्रपति भाषण में बोलिए जनरल बात। सर, हम लोग सुनना चाहते हैं। सर, स्पीकर सर, हम लोग सुनेंगे शांति से। हम लोग शांति से सुनना चाहते हैं और ये आप लोग सुनिए ना क्या कहना चाहते हैं। धमकी देंगे आप? हम लोग सुनने के लिए बैठा है। अभी तक नेता प्रतिपक्ष एक शब्द चुनाव सुधार पे अभी तक आया ही नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। मैं स्पीकर का परमिशन से ही बोल रहा हूँ। हम सुनने के लिए बैठे हैं। अरे हम सुनने के लिए बैठे हैं। नेता प्रतिपक्ष चुनाव सुधार के लिए जो सुझाव देंगे सुनने के लिए तो हम बैठे हैं, लेकिन चुनाव सुधार को नहीं बोलते हुए कहा जो इस सदन से कोई वास्ता नहीं, जो संगठन उसका कहानी किसी और का बोलना ये कोई उचित नहीं है। समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है। सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरा एक सीमित अनुरोध है नेता प्रतिपक्ष से, आप विषय पर ही रहिए। हम लोग सब बैठे हैं, गृह मंत्री जी भी सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन आप विषय पर नहीं बोलेंगे तो जो विषय तय किया गया है उसे क्या मतलब है। अगर चुनाव सुधार पर ही नहीं बोलेंगे तो फिर इतना समय सबका क्यों बर्बाद करना चाहते हैं नेता प्रतिपक्ष। Should I leave? You speak. Should I leave? You speak then. You speak. What is it? You are parliamentary affairs minister. You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. How can it be? You are a parliamentary affairs minister. You are disturbing the lobby. सब्जेक्ट में नहीं आपका लॉबी, आपका लॉबी सब्जेक्ट में नहीं, ये विषय कर रहे हैं। The discussion, one second. The discussion is about the vote and electoral. The discussion is about the vote. एक मिनट सर, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट ये लोग बहुत
एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। माननीय सदस्य मैं बैठे बैठे अनऑफिशियली बोल रहे हैं, उस विषय बोल रहे हैं, सदन की गरिमा को बनाए रखें, आसन को चुनौती देने का प्रयास मत करिए, ये ठीक नहीं है। Speaker sir, I want to make it very clear. Please. Speaker sir, I want to make it very clear. The discussion is about votes. The discussion is about the stealing of votes. The discussion is about the SIR, and I am framing my discussion about votes. Yes. And what is happening here is patently unfair. I am not being allowed to speak. I am being disturbed, and I put my protest here. I have done absolutely nothing wrong. I am talking about the subject. In order to capture the vote, you have to capture institutions. I am saying that institutions of India are captured, and I will come to the point, which is Election Commission is captured. So, the project of the RSS was to capture the institutional framework of the country, and I said how the education system has been captured. Vice Chancellor after Vice Chancellor after Vice Chancellor is placed not on merit, not on capability, not on scientific temper, but on the fact that he belongs to a particular organization. Second capture, which helps in destroying democracy, the capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here, the capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. That is the second institutional capture. And the third there are many more. I can go on. And the third institutional capture. What is this? मानिए प्लीज मानिए। And the third capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. Now, I'm not saying this without proof. I have put forth adequate proof about how the Election Commission is colluding with those in power to shape the elections. But I want to ask three questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the Election Commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question. No Prime Minister has done this
in the history of India. In December 2023, this government changed the law. They changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Yes. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the election commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? Why was a law put in place that allows the Election Commission to destroy CCTV footage 45 days after the election? What is the need? The answer given is it is a question of data. It is not a question of data. It is a question of stealing the election. Now, what is the result of this institutional capture? What is the result of controlling the Chief Election Commissioner and the Election Commission? First of all, we have a set of election campaigns that are tailored for the Prime Minister. 3-month, 4-month, 5-month long campaigns are taking place so that the Prime Minister's schedule can be fitted in to the program. Second, we have a Brazilian woman who appears 22 times on the voter list of Haryana. Please. No. 22 times this lady appears. एक मिनट प्लीज एक मिनट. आप नेता प्रतिपक्ष है, मैं इस तरीके से सदन की कार्रवाई नहीं चलने दूंगा. ये सदन है, सदन की गरिमा को बनाए रखें. आप सदन की गरिमा से बोलेंगे तो ठीक नहीं, जैसे सदन नहीं चलेगा. नो, गलत तरीका है आपका, नहीं होगा. आप ले रहिए, नहीं माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप पहले अपने सदस्यों को समझाइए. नहीं चलेगा, नहीं, ठीक नहीं है. नो, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा. अगर आप सर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप अपने सदस्यों को गरिमा समझाइए. सर, बट ये तरीका आप इतने सालों तक यहाँ पर हैं, ये तरीका उचित है क्या? सर, विरोध का तरीका होता है, लेकिन ये उचित तरीका नहीं है. तरीका इधर पे हो. नो, उधर का तरीका क्या है सर? नो, सबका तरीका उधर से होगा, उधर से भी बोलेंगे, इधर से बोलेंगे, सब जगह से बोलेंगे. Speaker sir, I don't agree with the showing of photographs here, but it is a reflection of our democratic structure. This is what is happening in our democracy, that you're not allowing us to show. This Brazilian woman has appeared 22 times on the voter list in Haryana. And not only that, there is one woman whose name has appeared 200 times, more than 200 times in one booth in Haryana. And it is very clear, and I have proven without doubt, that the election of Haryana was stolen. And the theft was ensured by the Election Commission of India. I've said it again and again and again. Now, nowhere